नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्जाम पोर्टल में। अब देखिए दोस्तों, हम सूर्य तप हमने महासागर वगैरह पढ़ लिया था। महासागर पढ़ लिया, उसके बाद वायुमंडल पढ़ लिया। वायुमंडल पढ़ा, वायुमंडल में हमने संगठन पढ़ा था और उसको याद भी करना था, मैंने बताया था। उसके बाद आप लोग हमको, जहाँ तक उम्मीद है आपका लोग इसका एमसीक्यू भी लगा लिए होंगे, ठीक है। और देखिए वीडियो बहुत लेट लेट से आ रहा है, इसलिए आप लोग पीछे मत छूटिए। जो आपका फ़ायदा है कि जिस दिन वीडियो नहीं आता है आप उसको पीछे वाले पूरा कवर कर रखिए, क्या कि मेरा तो कोई नुकसान है नहीं, आप लोगों को पढ़ना है। और आप लोग का कंपटीशन उनसे है जो बच्चे पिछले बार पीटी पास करके मेंस में फेल हो गए। उतने बच्चे तो हैं ही, आप मान के चलो 50,000 के आसपास। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। बीए जो कोर्स है वो बिगनर के लिए है और इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग पढ़िए, आप लोग उनको टक्कर दे सकते हो, ठीक है। अब देखिए हम लोग सूर्य तप पढ़ेंगे, ठीक है। सूर्य तप से शुरू करते हैं। कुछ नहीं है इसमें ना, हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। सूर्य तप से मतलब जो सूर्य तप मतलब सूर्य के उस सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उस पर पृथ्वी पर क्या क्या घटना होती है, ठीक है, इसको हमको पढ़ना है। देखिए तो हवा चलता है तो हवा, पृथ्वी वायुमंडल गर्म होता है। तो वायुमंडल कैसे गर्म होता है, तो 3 टाइप से गर्म होता है, 4 टाइप से, ठीक है। कैसे 4 टाइप से गर्म होता है? पहला नंबर संवहन। संवहन इसमें क्या होता है कि, अब देखिए संवहन में क्या होगा, ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी है, चाहे इसको मान लीजिए ऐसे एक, मान लीजिए पृथ्वी का रास्ता है, ठीक है। यहाँ का वायु गर्म हुआ, यहाँ का जो वायु था ये गर्म हुआ और ऊपर गया, ठीक है। फिर नीचे ऊपर से ठंडा वायु आके इसका स्थान ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि नीचे का परत हवा गर्म हो गया, ऊपर चला गया, फिर ऊपर का हवा नीचे, अब ये गर्म होगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सम्मोहन मतलब इसमें ऊर्ध्वाधर धाराएं चलती हैं, ठीक है। तो ये लंबवत मतलब होता है, ठीक है, मतलब हवा नीचे से एकदम सीधे ऊपर जा, और ये इसी के चलते विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा पर हमेशा लगभग दोपहर के बाद 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद या 2 बजे के आसपास वर्षा होती है, ठीक है। तो कोई पूछे कि संवहनीय वर्षा का उदाहरण कहाँ पाया जाता है, तो विषुवत रेखा पर, ठीक है, या विषुवत वृत्त के आसपास में, ठीक है। अब देखिए ये सम्मोहन आपने समझ गया। संचालन, संचालन में कुछ नहीं होता है। सम्मोहन में ऐसे बह रहा था, संचालन में ऐसे बहेगा, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये संचालन है ना, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, संचालन में, एक मिनट, ये अभिवहन में ऐसे बहता है, ठीक है। सम्मोहन का जस्ट उल्टा होता है अभिवहन, ठीक है। इसमें हवा पैरेलल बहती है, मतलब ये धरती का सतह है तो इसके पैरेलल होती है। सम्मोहन में क्या था, ऊपर बह रहा था, ये सम्मोहन है, ये सम्मोहन है, और ये वाला अभिवहन है, अभिवहन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए संचालन में क्या होता है, कुछ नहीं है। देखिए इसमें ना, जैसे यहाँ क्या था, ये ऐसे था तो यहाँ हवा खुद गर्म होकर खुद ऊपर जा रहा था, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है कि जैसे हवा जो नीचे के संपर्क में है ना, तो पहले ये गर्म होगा, ठीक, फिर उसके बाद इसके ऊपर का इसको ये उसमें उसके ऊपर को ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। तो मतलब इसमें ना जो हवा के अणु का संचलन नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। हवा के अणु का संचलन खुद नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि संपर्क उसके द्वारा गर्म होता है, मतलब ये हवा गर्म हुआ, फिर इसके ऊपर का गर्म होगा, फिर ये हवा अपने ऊपर की हवा गर्म करेगी। लेकिन वायु जो है ना वो, मतलब वायु जो है वो अच्छा चालक नहीं है, तो मतलब कुचालक ही आप समझ लो। तो इसलिए संचालन उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। ये थोड़ा सिर्फ मतलब हमको इसका डिफिनीशन याद रखना है। संचालन में क्या होता है, संवहन में क्या होता है, अभिवहन में क्या होता है। अब देखिए विकिरण, विकिरण में क्या होता है कि इस प्रकार का ऊष्मा स्थानांतरण है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जब सूर्य से जो हमें पृथ्वी पर ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा ऊर्जा वो इसी से मिलती है, क्योंकि उधर से जो भी किरणें आती हैं वो बिना किसी माध्यम के, हमको पता है ना कि वायुमंडल के बाद अंतरिक्ष विलीन हो जाता है और वहाँ पे कोई वायुमंडल वगैरह नहीं होता है, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं। जैसे ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत है, वायु चाहिए ही चाहिए, वायु नहीं रहेगा तो ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। तो वैसे ही विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये बिना किसी माध्यम के सफ़र कर सकता है विकिरण ऊर्जा के रूप में, जब ऊष्मा का संचलन होता है तो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक चीज़ हमेशा याद रखना है, ठीक है। पृथ्वी पर, जैसे पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा आया, ठीक है, सूर्य से ऊष्मा आया पृथ्वी, तो सूर्य पृथ्वी इसको अवशोषित तो करती है, फिर बाद में वापस भी भेज देती है, ठीक है, वापस भी भेज देती है, ठीक है।
लेकिन अब जैसे मान लीजिए 100 यूनिट अगर आया, तो 100 यूनिट आया तो इसमें ना कितना यूनिट ट्रांसफ़र हुआ ये मायने रखता है। मतलब 100 में 100 अवशोषित तो नहीं हो गया, या 100 में 100 परावर्तित तो नहीं हो गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, देखिए जो हमारा पृथ्वी है और इसके किनारे जो वायुमंडल है, तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पृथ्वी से आता हुआ किरण है इसके लिए तो पारदर्शी होता है, लेकिन जो पृथ्वी परावर्तित करती है जब इस ऊष्मा, ये ऊष्मा का रूप आया विकिरण के रूप में, तो ये वाला इसके लिए पारदर्शी है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रोकेगा, इसको नहीं रोकेगा, इसको जाने देगा, ठीक। लेकिन जब ये पृथ्वी गर्म हुआ, फिर पृथ्वी अब ऊष्मा का स्थानांतरण अंतरिक्ष में कर रहा है, इसको रोक लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि विकिरण ऊर्जा आता तो है, ठीक है, लेकिन जब वापस जाता है पृथ्वी जो ऊष्मा के रूप में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करती है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड पार नहीं करने देता है, कार्बन डाइऑक्साइड रोक लेता है। इसी के चलते पृथ्वी पर तापमान थोड़ा बना रहता है, ठीक है। और तापमान मेंटेन रहता है, जिससे हमारा जो जीवन है वो सही तरीके से रहता है। नहीं तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर नहीं रहे तो पृथ्वी का सारा जो है ऊष्मा वापस अंतरिक्ष में चला जाएगा और पृथ्वी पूरा शीत मंडल के रूप में, शीत मतलब जैसे शीत ध्रुव है ना, हमारा जो ध्रुव होता है उसमें बर्फ़ जमा रहता है, उस प्रकार का मौसम हो जाएगा पृथ्वी पर, ठीक है। तो मनुष्य के लिए ज़िंदा रहना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इससे ये भी फायदा है, ठीक है। तो विकिरण का आप लोग परिभाषा याद कर लीजिएगा, ठीक है। रेडिएशन कैसे काम करता है, ठीक है। अभी वहाँ हम बता ही दिए। एल्बिडो यही होता है। एल्बिडो मतलब क्या, जो आया और जो गया, ठीक, इसी का अनुपात को एल्बिडो कहा जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी का एल्बिडो 0.3% है, ठीक है। मतलब इसका कहने का अर्थ यही है कि सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, ठीक है। मतलब जितना आया पृथ्वी पर ना, उसका 30% परावर्तित हो जाता है, बाकी यूज कर लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ऊष्मा बजट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा जो पृथ्वी पर जो ऊर्जा आती है और वापस जाती है, इसी का बजट जो बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि कितना ऊर्जा आया और कितना यूनिट वापस गया, उसी के बारे में बताता है ऊष्मा बजट, ठीक है। अब देखिए धरातल पर तापमान कैसे प्रभावित होता है, ये थोड़ा सा पढ़िए। कैसे प्रभावित होगा, अक्षांश से प्रभावित होगा, समुद्र तल से दूरी अगर होगा, जैसे समुद्र तल के पास हम लोग जानते हैं चेन्नई वगैरह जो है हमारा भारत का, तो यहाँ पे जो समुद्र तट के किनारे के इलाके हैं, यहाँ पे तापमान 25 से 27 डिग्री के आसपास रहता है हमेशा। मतलब मौसम सुहाना रहता है, तो ज़्यादा ना गर्मी ना ज़्यादा ठंडा, मौसम ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता है। तो समुद्र तल से दूरी भी प्रभावित करती है, ठीक है। इसलिए हम लोग देखते हैं गोवा वगैरह लोग घूमने जाता है समुद्र के किनारे, वो हो गया। अब देखिए जल का असमान वितरण, अगर सागर है, अगर आसपास में जल वाला क्षेत्र है तो थोड़ा सा मौसम वहाँ कम ठंडा रहेगा, मतलब गर्मी कम लगेगी, ठीक है। अगर समुद्र से कोई धारा चल रहा है या कोई हवा चल रहा है, जैसे मानसूनी हवा जब चलने लगता है तो देखते हैं कि वहाँ का वातावरण जो है या तो चिपचिपा हो जाएगा या उस टाइप से थोड़ा ठंड गर्मी थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। अब बहुत सारा ऐसा भी चीज़ होता है, जैसे देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ। होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ समुंदर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई स्थल है, ये स्थल है, ठीक है। तो होता क्या है कि स्थल ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, और समुद्र जो है वो थोड़ा कम गर्म रहता है रात में, मतलब धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे। तो ये इसका मान लीजिए टेम्परेचर 50 डिग्री है और इसका टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो अब क्या होगा कि इधर से हवा चलने लगेगा समुद्र की ओर, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन ये तो शाम का बात हुआ, मतलब सुबह से गर्म हो रहा था स्थल तो ज़्यादा गर्म हुआ, फिर हवा ऐसे चलने लगा। लेकिन आज होता क्या है कि स्थल जल्दी से ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि स्थल का टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री हो गया, इसका 25 डिग्री है, तो अब हवा इधर से इधर चलने लगेगी, ठीक है। इसी को स्थल समुद्र और समुद्री समूह कहते हैं, समीर कहते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे शायद पीछे दिया भी हुआ होगा इधर कहीं, अच्छा आगे मिलेगा शायद, ठीक है, आगे देखते हैं मिलेगा। अब देखिए वायुदाब पवन, ये थोड़ा सा इसका जो दिशा वगैरह है ना, इसको ना आप लोग यहाँ से मत पढ़िएगा, इसको ना यूट्यूब पर एक एनिमेशन है, उसको देख के आप लोग, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, जो हमारा जो वो है क्या कहा जाता है, एक काम करूँगा मैं, आपको ना इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। इसको आज के वीडियो में कल वाला भी लिंक मैं डालना भूल गया था, तो कल वाला भी लिंक दे दूँगा।
और आज वाला भी लिंक दे दूंगा, ठीक है, दोनों को लिंक डाल दूंगा। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा, उसमें ना हवा चलते हुए दिखाया गया है और पृथ्वी को घूमते हुए दिखाया है। तो उसमें कोरियालिस बल का भी यूज हुआ है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि जब पृथ्वी ऐसे घूम रही तो हवा कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग देखिएगा उसमें। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा ये पढ़ना है, समदाब रेखा, इसका डिफिनीसन किसको कहा जाता है, वायुदाब का महत्व, वायुदाब से क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो वायुदाब जहाँ ज़्यादा होता है, जैसे हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर चलती है, ठीक है। तो हमको हमेशा ये देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी भी ना हवा जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही चलेगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि निम्न दाब से उच्च दाब की ओर चलेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अब देखिए, जहाँ सूरज की गर्मी ज़्यादा होगी तो वहाँ थोड़ा धरातल ज़्यादा गर्म होगा, तो वहाँ से हवा ज़्यादा इति मूव करेगी। तो ये वाला थोड़ा सा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, वहाँ हवा मूव कर जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो, हवा यहाँ से मूव कर देती है, यहाँ तो दाब कम हो गया ना हवा, क्योंकि यहाँ की हवा कहीं और चली गई, तो फिर यहाँ कहीं और से ठंडी हवा आएगी इसको भरने के लिए, ठीक है। तो हवा पवन चलने लगेगा। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें कुछ डोल ड्रम होता है जिसको शांत पेटी कहा जाता है, मतलब जहाँ पे हवा एकदम नहीं चलता है उस टाइप का भी क्षेत्र है। ये थोड़ा सा आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। अस्वक्षांश ये वाला पूछा जाता है कि अस्वक्षांश कितना डिग्री को कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखिए, हाँ ये वाला एक मैंने चीज़ लिखा हुआ है, क्लॉक वाइज दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉक वामावर्त, मतलब क्लॉक वाइज का हिंदी अर्थ होता है दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉक वामावर्त। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, दक्षिणावर्त लिखा रहेगा, तो आप उसको क्लॉक वाइज समझना, ठीक है। एंटी क्लॉक वाइज मतलब वामावर्त, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए, ये अस्वक्षांश क्यों कहा जाता है, जो वहाँ पे थोड़ा हवा का मतलब जो प्रवाह है वो कम रहता था, तो जो वायुयान जब ज़्यादा घोड़े से लदा, मतलब घोड़े का व्यापार करने वाले जहाज जो जहाज वाले थे, वो क्या करते थे कि कुछ घोड़ों को फेंक देते थे, जिससे मतलब जो वायुयान जो उनका जलयान था वो हल्का हो जाता था और वो मूव कर पाता था, ठीक है। तो इसलिए उसको अस्व अक्षांश भी कहा गया, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखिए ये वाला उपध्रुवीय, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, तो इसको यूट्यूब पर है, मैं लिंक दूंगा, उससे पढ़ना है, ठीक है, ठीक, उससे पढ़ना है आपको, ठीक है, यूट्यूब पर पढ़िएगा आप। और इसमें एक चीज़ और, थोड़ा सा ना मैप को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, मैप को भी पढ़िएगा। तो एटलस में शुरू वाले चैप्टर में ही दिया रहता है ये वाला पवन वाला, ठीक है। और उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, सिर्फ एक दो क्वेश्चन बनता है जो आपको अलग से दिया गया है एसपीडी में, वो एक बॉक्स बनाकर, वो मैं बताऊंगा, वो बॉक्स आपको पढ़ लेना है, ठीक है। कि अस्व अक्षांश कितना डिग्री का अक्षांश होता है और डोल ड्रम कितना डिग्री होता है, ये सब मतलब सिर्फ ये रट लेना है, ठीक है। अब देखिए पवन, ये कैसे कैसे पवन प्रभावित होता है, तो कोरियालिस बल प्रभावित करता है, ठीक है। देखिए पवन की दिशा और गति को कौन कौन से, पहला नंबर दाब प्रवणता, ठीक, कोरियालिस बल, अभिकेंद्रीय त्वरण और भूतल से घर्षण, ठीक है। मान लीजिए ऐसे पवन चल रहा था, ठीक है, और यहाँ पर्वत आ गया, तो प्रभावित हो जाएगा कि नहीं। तो पवन भूतल के मतलब भूतल से घर्षण, मतलब अगर कोई बीच में पहाड़ आ गया, इससे घर्षण करके ऐसे ऐसे चढ़ेगा तब ना फिर ये आगे की ओर बहेगा, तो ये भूतल से मतलब स्थलाकृतियों से भी प्रभावित होता है। पृथ्वी जो घूमती है उसके अभिकेंद्रीय बल से भी प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा चारों पॉइंट याद रखना है। दाब प्रवणता से प्रभावित होगा, कोरियालिस बल से, अभिकेंद्रीय त्वरण, भूतल से घर्षण, ठीक है। भूतल से घर्षण मतलब स्थलाकृतियों से प्रभावित होगा, ठीक है। अब देखिए समदाब रेखाएं पास पास रहेंगी तो क्या होगा, ये पढ़ना है। कोरियालिस बल किसको कहते हैं, फेरेल, ये दोनों एक ही होता है, ठीक है, ये एक ही है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। मतलब ये फेरल का नियम बताता है कि पवन कैसे कैसे घूमेगा, ठीक है। और कोरियालिस बल कुछ नहीं बताता है, कोरियालिस बल एक मतलब आभासी बल का कल्पना किया गया तो जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। कोरियालिस बल, और कोरियालिस बल से ही रिलेटेड है फेरल का नियम। फेरल का नियम ये बताता है कि जो बल लग रहा है उसमें उत्तरी गोलार्ध में क्या मतलब इथी हो वो उत्पन्न होगा, प्रभाव उत्पन्न होगा, दक्षिणी गोलार्ध में उसका जस्ट उल्टा प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो देखिए पवन उत्तरी गोलार्ध में क्या है, दाहिनी ओर घूमेगा, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में बायां ओर विक्षेपित होगा, किसके चलते, कोरियालिस बल के चलते, ठीक है। ये वाला नहीं याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली आप पढ़ लीजिएगा। देखिए पवनों के प्रकार, प्रचलित पवन है, सन्मार्गी पवन है, पछुआ पवन है, ध्रुवीय पवन है,
ये सब याद रखना है, ठीक है। और इसमें कितना डिग्री से कितना डिग्री बहता है ये भी याद रखना है, ठीक है। अब देखिए समसामयिक पवन है, कुछ पवन ऐसा होता है जो समय समय पे ही चलता है, ठीक है, समय समय पर चलेगा। मतलब जैसे देखिए मानसूनी पवन, मानसूनी हमारे यहाँ मानसून कब आता है, जून में आता है, जून से सितंबर तक रहता है। तो ये चूँकि एक फिक्स टाइम में आ रहा है ना, इसलिए इसको सामयिक पवनें कहते हैं, सीजनल विंड है, ठीक है। तो मानसून पवनों को इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। यही मैं बता रहा था, समुद्री समीर, अस्थल समीर, अस्थल समीर और समुद्री समीर। मतलब एक बार स्थल से हवा चल रहा है तो यहाँ देखिए पवन जहाँ से चलेगी, स्थल से चलेगी तो स्थल समीर, और समुद्र से चलेगी तो समुद्र समीर। नाम याद करने के लिए मतलब बता रहे हैं, ठीक है। समुद्र से कहाँ चलेगी, समुद्र से चल रही है तो स्थल पे जाएगी तो समुद्री समीर हो गया। स्थल से चलेगी तो कहाँ जाएगी, समुद्र की ओर जाएगी तो इसको चलेगी। मतलब जहाँ से ओरिजिन होगा ना उसी के नाम पे इसका नाम पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ये घाटी समीर घाटी में चलेगा, पर्वत समीर पर्वत के आसपास चलेगा। पर्वत जैसे ऐसे पर्वत है, ठीक है, तो क्या होता है कि पर्वत का ढाल जो है गर्म हो जाता है तो इसके बाद ऐसे हवा उतरने लगता है। गर्म हवा होगा तो ये पर्वत के ढाल के साथ नीचे उतरेगा। इसलिए देख दिएगा कि कभी भी ना पर्वत के ढाल के नीचे घर नहीं बना होता है, पर्वत के यहाँ पे बना होता है, ठीक है। क्योंकि ये हवा जब नीचे उतरेगा बहुत ठंडा होगा तो यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसलिए कभी भी देखिएगा हिल स्टेशनों पर घर जो होता है पर्वतीय ढाल पर होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। पर्वत समीर घाटी समीर हो गया। स्थानीय पवन वही कोई मतलब जैसे लू वगैरह जो होता है, मतलब कभी कभी कब चलेगा भाई, गर्मी के दिन में ही चलेगा। गर्मी के दिन में भी क्या सिचुएशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जब नीचे का स्थल गर्म होगा तो वहाँ से हवा चलेगा, लेकिन कुछ दूर तक ही चलता है, ज़्यादा दूर तक नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में चलेगा, नहीं, उत्तर भारत में चलेगा। कब, तो जब गर्मी का दिन आएगा तब। वो भी कहाँ, पठारी इलाकों में ज़्यादा चलता है, पठारी इलाकों में ज़्यादा चलता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मैंने कुछ वो ट्रिक बनाया था, चिनूक। अब देखिए चिनूक का होता है, अर्थ होता है हिम खाने वाला, और कहाँ चलता है तो चीयर, ठीक है। तो ची मतलब चिमूक, यर मतलब अमेरिका, ठीक है, ए आर मतलब अमेरिका होता है, ठीक है। तो ये कहाँ चलता है, देखिए अमेरिका में चलता है, और रॉकी पर्वत है ना उसी के ढाल पर चलता है। तो ये से अमेरिका, आर से रॉकी पर्वत, ठीक है। तो ये हिम झंझावात बिलजार्ड होता है, ठीक है। अब देखिए बिलजार्ड क्या है, इसको बिलजार्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अत्यंत शीतल पवन है और जिसमें मेघों से हिम वर्षा होती है, मतलब बर्फबारी होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। कहाँ चलेगा, कनाडा में। देखिए हिम बिलजार्ड का ड, कनाडा का ड, ठीक है। अब देखिए सिरेको, सिरेको क्या है, सहारा मरुस्थल में चलता है, स से सिरेको, स से सहारा, ठीक है। ये कहाँ कहाँ किस देश से गुजरता है तो इसका नाम बदल जाता है, किसी देश में कुछ और नाम है, किसी देश में जैसे मिस्र में खमसीन, ट्यूनिसिया में चिली में, लीबिया में गिबली के नाम से जाना जाता है। तो ना है पवन वही, नाम बदल जाता है, ठीक है। फोहन, तो फोन से फंसी, ठीक है, फो से एफ से फोन हो गया, फोन से फंसी, ठीक है। तो फंसी मतलब क्या, स्विट्ज़रलैंड होता है, एस आई मतलब स्विट्ज़रलैंड, एफ एस आई, ठीक है। एफ से फोहन और एस आई से स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। ब्रिक फीडर ब्रा होता है, ब्रा इसका ट्रिक बनाए थे। देखिए ये गर्म पवन है, जितना भी इसमें होगा ना सब गर्म पवन है। ठंडा पवन बहुत एक आध एकदम हमको लगता है कि नहीं के बराबर ही, एक आध मिलेगा बहुत कम, ठीक है। आप उसको ठंडे पे ज़्यादा नहीं, बाकी जितना भी है सब गर्म है। तो एक आध ठंडा है तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, सबको याद रखना है कि सब गर्म है, ठीक है। जो एगो ठंडा है वो आपको अपने मिलेगा। देखिए बता रहे हैं, हरमाटन शहर में डॉक्टर, ठीक। तो हरमाटन शहर में डॉक्टर थे तो कहा था, तो ये डॉक्टर विंड भी इनको कहा जाता है। कहाँ चलता है, सहारा मरुस्थल में, ठीक है। सिसुम, ठीक, कहाँ चलेगा, सहारा में, ठीक है। सिरोको भी सहारा में चलता है, सिसुम भी सहारा में चलता है। मिस्ट्रल, देखिए यही एगो ठंडा पवन है, बाकी सब गर्म है, ठीक। तो ये रोन घाटी फ्रांस में चलता है, तो मिस्टर फ्रांस लिखिएगा तो आपको मिस्ट्रल और फ्रांस से फ्रांस, ठीक है। पुरगा, पुरगा के का है पुसाई, पुसाई मतलब क्या होगा, देखिए ये भी ठंडा है, साइबेरिया में चलता है, ठीक है। और ये कहाँ चलता है, ये चलता है शायद टुंड्रा के नाम से पुकारा जाता है। और ये हाँ देखिए पू से पुरगा होता है और साई से साइबेरिया होता है, ठीक है। तो ये आप पुसाई लिखिएगा, पुरगा पुसाई, मतलब पुरगा को याद रखिएगा पुसाई, ठीक है। तो पुसाई पू से हो गया पुरगा और साई से हो गया साइबेरिया, ठीक है। अब देखिए बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में होता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये तो आपको याद रखेगा, उसका वहाँ का नाम का एक खिलाड़ी भी है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखने वाला है इसमें, ये वाला जो है ना गर्म हवा है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये ठंडा हवा है, ठीक है।
अब देखिए इसमें जो जो ठंडा हवा है उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने टिक लगभग सारे को टिक लगाया है। तो इसका ट्रिक मैंने उधर से यहाँ नहीं लिखा है, आप जो उधर वाला ट्रिक है उसको यहीं पे लिख देना। और देखिए ये बुरहान ये कहाँ चलता है, साइबेरिया, तो बुश लिखा था मैंने साइबेरिया, तो इसको कुछ आप ट्रिक बना लीजिएगा। बाकी मैंने जो टिक लगाया है अर्जेंटीना का जोंडा का तो जोंडा अर्जेंटीना में चलता है, सैफमूम ये सहारा में चलता है, उधर भी मिला ही था। ठीक है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलता है, 9 से नॉर्वेस्टर, 9 से न्यूजीलैंड, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में चलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको डाटा को याद करना है। ठीक है, इसको भी याद करना है और उधर वाला तो याद करना है। ठीक है, अब देखिए ये वाला चैप्टर जो है आर्द्रता वर्षा, ये आर्द्रता वर्षा, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, देखिए कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफिनीसन का खेल है बस। ठीक है, इसका जो अंग्रेजी आप फॉलो कीजिएगा तो आपको ज़्यादा याद होगा। निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, ये एब्सोलूट होता है और ये रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब क्या, किसी से तुलना हम लोग करते हैं। ठीक है, एब्सोलूट मतलब एकदम निरपेक्ष, मतलब बस जो है सो है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई हवा है, वायु का 1 यूनिट, मान लीजिए ये इसमें 1 यूनिट, ये बर्तन है और इसमें 1 यूनिट हवा भरा हुआ है। ठीक है, 1 यूनिट हवा भरा हुआ है, तो इसमें जो अभी विद्यमान आर्द्रता है ना, वही है निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, ठीक, निरपेक्ष मतलब जो अभी एब्सोल्यूट मतलब जो अभी उपस्थित है उसी को बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, अब देखिए ये है सापेक्ष आर्द्रता, मतलब जैसे कोई बर्तन है या कोई हवा है, उसमें अभी कितना है। ठीक है, मतलब अभी कितना है। ठीक है, अभी कितना आर्द्रता है। ठीक है, और इसी ताप पर मान लीजिए 20 डिग्री टेम्परेचर है इसका। ठीक, इसी ताप पर कितना जलवाष्प और वो ग्रहण कर सकता है या रोके रख सकता है, उसका रेशियो निकाला जाएगा। जैसे अभी जितना उपस्थित है वो और कितना रख सकता है वो, दोनों का जो अनुपात निकालेंगे इसी को कहा जाता है सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, मतलब इसके सापेक्ष में निकाल रहे हैं ऊपर वाला को। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है ना, वायु में वास्तविक जलवाष्प की मात्रा, वायु में अधिकतम जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, वाष्प सामर्थ्य, मतलब कितना ज़्यादा वो अपने वाष्प रख सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी फॉलो कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं है। विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफिक, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक यूनिट जलवाष्प में मतलब जो ये 1 यूनिट जलवाष्प है, 1 यूनिट जलवाष्प है, इसी को कहा जाता है कि मतलब कोई वायु है उसमें 1 यूनिट, 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा सा फिर से बताता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा। हाँ देखिए ये क्या है ना कि 1 यूनिट वायु, ये वायु में कितना आर्द्रता है, ठीक है, या जलवाष्प है, इसी को कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता। ठीक है, विशिष्ट आर्द्रता इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका हमको डिफिनीशन याद रखना है, इसका और इसका। ठीक है, डिफिनीशन याद रखना है, पूछा भी है क्वेश्चन। ठीक है, और ये इसका जो हाइग्रोमीटर वगैरह होता है तो वो आगे मिल जाएगा, आप उसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक, संघनन का परिभाषा याद रखना है, ओस किसको कहते हैं याद रखना है, पाला, कोहरा, धुंध, ये थोड़ा सा याद करना है। इससे क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन याद कीजिएगा तो आगे काम आएगा थ्योरी वगैरह में। ठीक है, जहाँ ओस का बात आएगा तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि हाँ ओस क्या होता है, हिम, ओला, ये सब कोई नॉर्मली जानता है, तो इसको थोड़ा सा याद कर लिया। ये बादल का वर्गीकरण नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए वर्षा के प्रकार। संवहनीय वर्षा कहाँ होता है, मैंने बताया था कि जब हवा गर्म होगा ऊपर जाएगा ठंडा होगा वहीं पे बारिश होने लगता है, तो ये कहाँ होगा, विषुवत रेखीय प्रदेशों में वर्षा होता है, तो संवहनीय वर्षा होता है। कब होता है, 2 बजे के बाद, 2 बजे के आसपास होता है, मतलब 12 बजे के बाद होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पर्वतीय वर्षा क्या होता है कि मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है, इधर से हवा चढ़ते ठंडा हो गया, अब ठंडा हो गया तो फिर इधर से उतरेगा, अब उतरेगा तो यहीं पे, जैसे यहाँ पे ठंडा हुआ तो यहाँ पे बारिश करा देगा, और फिर उसके बाद इधर से आराम से उतर जाएगा। मतलब हुआ क्या कि इधर से चढ़ा तो इसी ढाल पे बारिश हो गया, इधर बारिश नहीं कराया तो इधर का जो एरिया है वो सूखा पड़ गया, और इधर वाले लोग मज़ा मार लिया, तो इधर पानी बरस गया, इधर वर्षा हो गया। ठीक है,
देखिए यही चीज़ होता है सेम कब जो हमारा पश्चिमी घाट है वहाँ पे क्या होता है कि इधर तो बारिश हो जाता है और इस साइड पुणे साइड में सूखा रह जाता है। ठीक है, तो ये वाला है, इसको बोला जाता है पवनाभिमुख ढाल और इसको बोला जाता है पवनाभिमुख ढाल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, चित्र भी बनाया हुआ है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। चक्रवातीय वर्षा, चक्रवात के चलते जो वर्षा होता है वो चक्रवातीय वर्षा होता क्या है, ठंडा हवा इधर चल रहा था, गर्म हवा आपस में टकरा गया दोनों, बारिश हो भी करेगा भाई, यही है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिए। अब देखिए वाताग्र और चक्रवात, चक्रवात वगैरह के बारे में कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा और खाली ये ध्यान रखना है ये चक्रवात कि इसमें निम्न वायुदाब का एक तंत्र होता है चक्रवात। अब प्रति चक्रवात क्या होता है, उच्च वायुदाब का एक तंत्र होता है, इसको थोड़ा सा याद है। अब देखिए शीतोष्ण चक्रवात क्या है, कहाँ से कहाँ चलता है, इसको थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, और देखिए ये कुछ ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको नॉर्मली याद रखना है कि शीतोष्ण चक्रवात कहाँ कितना डिग्री अक्षांश में चलता है और उस अक्षांश में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, तो मैप में हम देखेंगे, तो इसको थोड़ा सा आप लोग मैप से भी देख लीजिएगा। ठीक, और देखिए इसको थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन वैसे बनेगा नहीं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि चक्रवात निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, कैसे चलता है, उत्तरी गोलार्ध में उसका दिशा क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में दिशा क्या होगा। ठीक है, अब देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे ज़्यादा प्रभावित यही करता है, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। और देखिए एक चीज़ है, एक चीज़ और देखिए याद रखिएगा, इसमें शीतोष्ण चक्रवात और उष्ण चक्रवात, तो कहाँ कहाँ चक्रवात को अलग अलग स्थानीय नाम से जाना जाता है, टाइफून, टॉर्नेडो, तो ये कहाँ कहाँ देता है इसको लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है लेकिन कहीं कहीं दिया हुआ रहता है, जैसे आप इसी बुक में आगे पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा, चाहे मैं एक जगह लिखवा भी दूंगा। ठीक है, देखिए टाइफून कहाँ बोलेगा, प्रशांत महासागर मतलब जापान वगैरह के आसपास में। टॉर्नेडो ये कहाँ चलेगा, अमेरिका वगैरह के पास में। हरिकेन कहाँ चलेगा, कैरिबियन सागर में, मैक्सिको की खाड़ी वगैरह में। तो इस टाइप का नाम याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया प्रति चक्रवात, ये वाला इंपॉर्टेंट है, चक्रवात और प्रति। चक्रवात का जस्ट उल्टा होता है प्रति चक्रवात। ठीक है, वो क्या होता है, वो क्या था, निम्न दाब का क्षेत्र था, निम्न दाब का क्षेत्र था। ठीक है, वो निम्न दाब का था, निम्न दाब का था, निम्न दाब का था, और ये क्या है, उच्च दाब का होता है। देखिए यहाँ पे प्रति चक्रवात समदाब रेखाओं से घिरा हुआ वायुदाब का एक ऐसा क्रम है जिसके केंद्र में वायु का अधिकतम दाब होता है। ठीक है, वायुदाब अधिकतम होता है, तो ये उच्च वायुदाब है, वो निम्न वायुदाब। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ गोलार्ध में क्या क्या दिशा होता है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, इसको थोड़ा सा मतलब देख लेना है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में देखिए एक क्लॉक वाइज होता है, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉक वाइज होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, महाद्वीप हम लोग कल पढ़ेंगे, और इसके बाद आप लोग अब क्या करना है, देखिए मैप से इसको एक बार पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, दूसरा यूट्यूब का जो यूट्यूब पे सर्च मार लेना है आपको। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च मार के और इसको एक बार उसका डायग्राम एनिमेशन देखना है। ठीक है, एनिमेशन देखिएगा, एनिमेशन देखिएगा ना तो आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। ठीक है, इसका एनिमेशन वहाँ पे सर्च मार लीजिएगा। ठीक, और तीसरा लूसेंट MCQ भी लगा लीजिएगा। देखिए जियोग्राफी थोड़ा टफ होता है, जियोग्राफी में कोई भी ये नहीं कह सकता है कि 10 क्वेश्चन में हम 10 क्वेश्चन बना लेंगे, काहे कि जियोग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें वर्ल्ड भी होता है और इंडिया भी है। ठीक है, तो हम इसमें कोशिश करेंगे 10 में 8 क्वेश्चन बना दें। ठीक, तो बस उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा भी मेहनत नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत कीजिएगा और जगह जहाँ क्वेश्चन आपका ज़्यादा सही होने वाला है पॉलिटी, उसमें फिर कम हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि पॉलिटी में क्वेश्चन गलत नहीं होता है, तो पॉलिटी में हम 10 में 10 बनाएंगे। ठीक है, भले ज्योग्राफी में हमारे 10 में 8 ही क्यों न बने, 7 ही क्यों न बने, क्योंकि ज्योग्राफी में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, कि हो सकता है UPSC वाले स्टूडेंट 2 क्वेश्चन बना दे, लेकिन आप अगर पॉलिटी में 10 क्वेश्चन बना दोगे तो आप उनके बराबर में आ जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करना इसको कि इसको मैक्सिमम कवर कर लें। ठीक है, कल हम लोग महाद्वीप पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय।